नमस्कार, मैं नवीन जायसवाल 4 PM राजस्थान में आपका स्वागत है। राजस्थान में अब मतदान के कुछ ही दिन बचे हैं और चुनावी तस्वीर कुछ-कुछ साफ होने लगी है। कहाँ बागी खड़े हुए हैं, कहाँ बागियों का मैनेजमेंट हो चुका है, कहाँ जाति समीकरण कितने हैं और नेताओं के दौरे कितना असर डाल रहे हैं। उसके बाद अब तस्वीरें साफ होने लगी है और कुछ-कुछ सीटों पर समझ में आने लगा है कि किसके पक्ष में माहौल है और कहाँ कांटे का मुकाबला है। तो आज से 4 PM राजस्थान एक नया सिलसिला शुरू कर रहा है। सभी सीटों का एनालिसिस हम करेंगे। शुरुआत कर रहे हैं बीकानेर संभाग से। बीकानेर संभाग के 4 जिलों में 24 सीटें हैं। इन चारों जिलों की एक-एक सीट पर आज हम बात करेंगे और आपको वहाँ के लोकल समीकरण क्या है वो भी बताएंगे, जातिगत समीकरण क्या है और इसके आधार पे किस प्रत्याशी के लिए राह मुश्किल है और किसके लिए आसान है, इस पर भी बात करेंगे। तो शुरुआत करते हैं बीकानेर जिले से। बीकानेर जिले में बीकानेर पश्चिम की सीट है। यहाँ मंत्री बीडी कल्ला मैदान में हैं। 8 और 13 में वो हारे थे और 18 में जीत गए थे। इस बार उनके सामने बीजेपी ने जेठानंद व्यास को उतारा है। दोनों ब्राह्मण उम्मीदवारों के बीच में मुकाबला है और जेठानंद व्यास आरएसएस से जुड़े हुए हैं और कोशिश की जा रही है सीट पर कि हिंदुत्व को मुद्दा बनाया जाए। ये बीजेपी की रणनीति है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आ रहे हैं, इस सीट पर रोड शो करने वाले हैं। बीजेपी को उम्मीद है कि शायद उससे भी कुछ स्थिति बदलेगी, पर फिलहाल दोनों ब्राह्मण उम्मीदवारों के बीच में कांटे की टक्कर है, टफ फाइट है और कोई भी पक्ष ये दावा करने की स्थिति में नहीं है कि वह निश्चित रूप से चुनाव जीत रहा है। दूसरी सीट है बीकानेर पूर्व की। बीजेपी की सिद्धि कुमारी यहाँ से लगातार जीतती रही है। 2008, 2013 और 2018 में जीत की हैट्रिक बना चुकी है और इस बार फिर से मैदान में है। राजपूत बहुल सीट है, इसलिए इस बार भी बीजेपी को उम्मीद है कि सिद्धि कुमारी के लिए राह आसान है। वो राज परिवार से भी जुड़ी हुई हैं। उनके सामने कांग्रेस के यशपाल गहलोत हैं, माली है, नया चेहरा है। अब थोड़ा सा अंतर यहाँ पर यही आता है कि सिद्धि कुमारी की अप्रोच आम जनता तक या आम जनता की अप्रोच सिद्धि कुमारी तक बिल्कुल नहीं है और उनके मुकाबले यशपाल गहलोत बिल्कुल नया चेहरा है, सहज उपलब्ध है, एक प्लस पॉइंट है उनके लिए। लेकिन फिर भी माली वोट ज्यादा नहीं है यहाँ पर मुस्लिम वोट, माली वोट और मेघवालों के वोट, तीनों के वोट मिलाकर करीब 65,000 वोट होते हैं। बीजेपी को, कांग्रेस को इसी से उम्मीद है कि शायद इससे कुछ वो हासिल कर सके। तीसरी सीट है नोखा की। रामनारायण डूडी की सीट रही है ये। इस बार उनकी पत्नी सुशीला डूडी मैदान में है, क्योंकि रामनारायण डूडी इस स्थिति में नहीं कि चुनाव लड़ सके। तो सुशीला डूडी के साथ कहीं ना कहीं एक सहानुभूति का फैक्टर यहाँ पर है। लेकिन दूसरी बात यह है कि उनके परिवार में ही जिस तरह से मतभेद है, तो उनका खुद का चुनाव का मैनेजमेंट भी पूरा कमजोर नजर आ रहा है। मुकाबले में बीजेपी के बिहारी लाल विश्नोई हैं, मगर उन्हें समस्या है कन्हैया लाल झंवर से, जो कभी कांग्रेस से टिकट लेकर चुनाव लड़ चुके हैं लेकिन इस बार बीजेपी को नुकसान पहुंचाते नजर आ रहे हैं। तो कन्हैया लाल झंवर जितने मजबूत होंगे, बिहारी लाल विश्नोई के लिए उतनी ही मुश्किल होगी। और यहाँ तक माना जा रहा है कि यदि कन्हैया लाल झंवर मुकाबले में रहे तो फिर बिहारी लाल विश्नोई तीसरे स्थान पर भी पहुंच सकते हैं। चौथी सीट है कोलायत की। देवी सिंह भाटी की सीट रही है, लेकिन पिछले 2 चुनाव वो हार चुके हैं। 2013 के अंदर देवी सिंह खुद हारे थे और 2018 में उनकी बहू पूनम कंवर को टिकट दिलाया था, वो भी हार गई थी। और इस बार उन्होंने अपने पोते को, यानी तीसरी पीढ़ी को टिकट दिलाया है, अंशुमान सिंह भाटी को। वो चुनाव मैदान में है। मुकाबला है उनका भंवर सिंह भाटी से, जो मंत्री हैं। भंवर सिंह भाटी ने, कहा जाता है कि काम तो खूब करा है, लेकिन फिर भी उनका क्षेत्र के अंदर विरोध है। रेवत राम पवार जो आरएलपी से खड़े हैं, वो भंवर सिंह भाटी को कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाते नजर आ रहे हैं। दलित है, कांग्रेस के बागी हैं और जितना वो दलित वोट ज्यादा काटेंगे उतना ही नुकसान भंवर सिंह भाटी को होगा। तो यहाँ कह सकते हैं कि बीजेपी को एक तरह से अच्छी स्थिति के अंदर है, बढ़त की स्थिति के अंदर है। पांचवी सीट है खाजूवाला। खाजूवाला में भी यही स्थिति है। यहाँ पे कांग्रेस के गोविंद मेघवाल हैं, मंत्री हैं, लेकिन इस बार दलित वोटर उनसे नाराज हैं।
और भाजपा से डॉक्टर विश्वनाथ मेघवाल चुनाव लड़ रहे हैं। उनकी छवि अच्छी है और इस बार जो अभी तक की स्थिति के अंदर नजर आता है, उसके अंदर बीजेपी इस सीट पर कांग्रेस के मुकाबले कंफर्टेबल है। छठी सीट है डूंगरगढ़ की। डूंगरगढ़ में सीपीएम के गिरधारी लाल मैया पिछली बार अच्छे मार्जिन से जीते थे और इस बार कांग्रेस के मंगलाराम गोदारा से उनका मुकाबला है। बीजेपी ने ताराचंद सारस्वत को टिकट दिया है। ये संघ के कोटे से टिकट लाए हैं, लेकिन इनकी स्थिति बहुत कमजोर बताई जा रही है और शायद ये तीसरे स्थान पर रह सकते हैं। आरएलपी ने भी जाट प्रत्याशी को खड़ा किया है, लेकिन जो टक्कर बताई जा रही है वो सीपीएम के गिरधारी लाल मैया और कांग्रेस के मंगलाराम गोदारा में मुकाबला है। बीकानेर की एक और सीट है लूणकरणसर। यहाँ पर कांग्रेस और भाजपा दोनों के बागी मैदान में है और दोनों के ही बागी पार्टी के अधिकृत प्रत्याशियों के मुकाबले भारी पड़ते नजर आ रहे हैं। ये जिले की एकमात्र ऐसी सीट है जहां पर मुकाबला बागियों के बीच माना जा रहा है। बीजेपी ने जो फिलहाल एमएलए सुमित गोदारा को टिकट दिया है, कांग्रेस से डॉक्टर राजेंद्र मोड है, लेकिन कांग्रेस के वीरेंद्र बेनीवाल जो पूर्व मंत्री भी रहे हैं, वो बगावत करके इस बार चुनाव मैदान में है और उनका मुकाबला हो रहा है प्रभुलाल सरस्वत से, जो बीजेपी के बागी हैं, पहले भी चुनाव लड़ चुके हैं और 24,000 के लगभग वोट लेकर आए थे। तो इस बार जो मुकाबला बताया जा रहा है वो कांग्रेस के बागी वीरेंद्र बेनीवाल और भाजपा के बागी प्रभुलाल सरस्वत के बीच में है। अब बात करते हैं चूरू जिले की। चूरू जिले में 6 सीटें हैं और जो सबसे चर्चित तो हॉट सीट है वो तारानगर है, जहां से राजेंद्र राठौड़ नेता प्रतिपक्ष वो मैदान में है। चूरू की सीट छोड़कर तारानगर आए थे कि शायद यहाँ से सीट हासिल कर लेंगे, जीत हासिल कर लेंगे, लेकिन यहाँ पर भी उनके लिए बड़ी चुनौती बनी हुई है। खुद भाजपा के स्टार प्रचारक है, लेकिन अपनी सीट से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। और हॉट सीट इससे समझ में आ सकती है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी दोनों यहाँ पर प्रचार कर चुके हैं। राजेंद्र राठौड़ के लिए वाकई ये सीट मुश्किल बनी हुई है, क्योंकि उन्हें चुनौती दे रहे हैं कांग्रेस के नरेंद्र वड़ानिया। बीजेपी की कोशिश है, हालांकि चुनाव इस बार जाट वर्सेस राजपूत होता दिख रहा है, लेकिन बीजेपी की कोशिश है, चूंकि जाट वोट यहाँ करीब 65,000 के लगभग है और राजपूत वोट 30,000 ही हैं। बीजेपी की कोशिश है कि इसे जाट वर्सेस अदर का मुकाबला बना दिया जाए। वैसे राजेंद्र राठौड़ ने कुछ और समीकरण भी बिठाए हैं। चंद्रशेखर वैद को उन्होंने बीजेपी ज्वाइन करा दी, जो इस परिवार की परंपरागत सीट रही है। उससे भी राजेंद्र राठौड़ को कुछ उम्मीद है कि शायद उनका कुछ भला हो सके, लेकिन फिलहाल आज की स्थिति के अंदर यहाँ पर कांटे की टक्कर है। अगली सीट है चूरू। राजेंद्र राठौड़ ने अपनी सीट बदली तो उन्हीं के खास समर्थक हरलाल सारण उनको मैदान में उतारा है और मुकाबला उनका रफीक मंडेलिया से है, जो कांग्रेस के बार बार यहाँ टिकट हासिल करता रहा मंडेलिया परिवार। और पिछली बार रफीक मंडेलिया सिर्फ 2000 से भी कम वोटों से, शायद 1850 वोटों से हारे थे। इस बार उन्हें उम्मीद है कि वो सीट निकाल सकते हैं, क्योंकि सामने राजेंद्र राठौड़ नहीं है, लेकिन टक्कर कांटे की है। चूंकि मंडेलिया मुस्लिम उम्मीदवार मैदान में है, तो बीजेपी हिंदुत्व का मुद्दा भी उभारने की कोशिश कर रही है। मुस्लिम बहुल सीट है, यहाँ से शहर में कांग्रेस आगे रहती आई है, तो बीजेपी ग्रामीण क्षेत्रों में आगे रहती आई है। मुकाबला कांटे का है, अभी कुछ भी नहीं कहा जा सकता कि यहाँ पर कौन जीत सकता है। अगली सीट है सादुलपुर। पिछली बार कांग्रेस की कृष्णा पुनिया यहाँ से जीती थी, इस बार फिर से मैदान में है और बीजेपी से सुमित्रा पुनिया है। बीजेपी 2018 में यहाँ पर तीसरे नंबर पर रही थी। इसके बाद कांग्रेस के नंदलाल पुनिया ने बीजेपी ज्वाइन की और उनकी बहू है सुमित्रा पुनिया, वो उन्हें टिकट दिया है बीजेपी ने। मुकाबले में बसपा के मनोज जंगली भी हैं, जो 2013 में जीते थे और 2018 में हार गए थे। तो दो प्रत्याशी यहाँ पर, अगर जातिगत समीकरण की बात करें तो कांग्रेस और बीजेपी की प्रत्याशी जाट हैं, जबकि बीएसपी के प्रत्याशी मनोज जंगली राजपूत है। इस इलाके के अंदर जातिगत समीकरण बड़े मायने रखते हैं और उसी से उम्मीद लगाई जा रही है कि दो जाटों की लड़ाई के अंदर मनोज जांगली को फायदा मिल सकता है।
उनकी स्थिति कुछ बेहतर नजर आती है। फिर भी यदि जाट वोटों का एकीकरण होता है, किसी एक के पक्ष में भी जाते हैं, तो जो जानकारों का मानना है कि बीजेपी को उसका फायदा मिल सकता है, बीजेपी की प्रत्याशी सुमित्रा पुनिया को। और अगर ऐसी स्थिति रही तो कांग्रेस की प्रत्याशी जो फिलहाल एमएलए हैं कृष्णा पुनिया, वो तीसरे नंबर पर भी जा सकती है। अगली सीट है सरदार शहर। यहाँ कांग्रेस के अनिल शर्मा है और उनका मुकाबला बीजेपी के राजकुमार रेणवा से है। लेकिन एक और प्रत्याशी हैं राजकिरण चौधरी, जो यहाँ सबके लिए चुनौती बने हुए हैं। राजकुमार रेणवा रतनगढ़ से टिकट मांग रहे थे, बाहरी हैं, और वो चुनाव प्रचार में ये बोलती भी है कि वो वहां से टिकट मांग रहे थे, लेकिन पार्टी ने उन्हें सरदार शहर से भेजा, इसलिए वो चुनाव लड़ रहे हैं। और हो सकता है कि राजकुमार रेणवा इस बार तीसरे नंबर पर पहुंच जाए, क्योंकि जो राजकिरण चौधरी हैं कांग्रेस के बागी हैं और जाट बहुल ये इलाका है, उनकी स्थिति अच्छी है। और आरएलपी के एक उम्मीदवार थे लालचंद मुंड, वो भी जाट थे। उन्होंने राजकिरण चौधरी के समर्थन के अंदर चुनाव से हाथ खींच लिए है। प्रत्याशी वो बने हुए हैं बैलेट के अंदर, लेकिन चुनाव मैदान से हट चुके हैं। इसको लेकर आरएलपी उन्हें पार्टी से निष्कासित भी कर चुकी है। तो अब जाट वोटों का बंटवारा उस तरह से नहीं हो रहा है। दो उम्मीदवार का ब्राह्मण हो गए, अनिल शर्मा, राजकुमार रेणवा, मुकाबले में राजकिरण चौधरी है। तो जो मुकाबला बताया जा रहा है तो कांग्रेस के अनिल शर्मा और निर्दलीय राजकिरण चौधरी के बीच में है। अगली सीट है रतनगढ़ की। रतनगढ़ में अभिनेश महर्षि बीजेपी के एमएलए चुनाव मैदान में है फिर से। उनका मुकाबला कांग्रेस के पूसाराम गोदारा से है। यहाँ पर बीजेपी कुछ बेहतर स्थिति के अंदर है। ब्राह्मण वोटर उनके साथ में है, मूल ओबीसी को ही फायदा मिलता दिख रहा है। मुकाबले में कांग्रेस में जाट वोट बटे हुए हैं और कांग्रेस में कि पिछली बार के बागी रह के लड़े हैं पूसाराम गोदारा, लेकिन इस बार बीजेपी कुछ बेहतर स्थिति में यहां से नजर आती है। अगली सीट है सुजानगढ़ की। सुजानगढ़ में कांग्रेस के मनोज मेघवाल फिलहाल एमएलए हैं, इमेज अच्छी है और जाट वोट भी उनके साथ में है। सामने संतोष मेघवाल है बीजेपी से, जो कभी कांग्रेस से बीजेपी में आई थी, इसलिए बीजेपी कहीं ना कहीं बटी हुई है। बीजेपी में गुटबाजी है और भाजपा पूरी तरह से उनके साथ में नहीं लगे हुए हैं। ऐसी स्थिति के अंदर सुजानगढ़ में कांग्रेस कुछ बेहतर स्थिति में नजर आती है। इसके बाद में बात करते हैं श्रीगंगानगर जिले की। श्रीगंगानगर जिले के अंदर दलित आबादी बड़ी संख्या में, सिखों की आबादी भी बड़ी संख्या में है। श्रीगंगानगर सीट की बात करें तो यहाँ से बीजेपी के जयदीप बिहाणी फिर से मैदान में है। उनका मुकाबला कांग्रेस के अंकुर मगलानी से है। मगर जो तीसरे उम्मीदवार हैं करुणा अशोक चांडक, वो ज्यादा बेहतर स्थिति के अंदर है। नगर परिषद के चेयरमैन है, फिलहाल कांग्रेस से बगावत करके मैदान में है और चंद्रशेखर आजाद की पार्टी से टिकट लेकर चुनाव लड़ रही हैं। यहाँ हो सकता है कि कांग्रेस के अंकुर मगलानी तीसरे नंबर पे चले आए। वैसे माना जा रहा है कि वो फाइट में है ही नहीं। मुकाबला बीजेपी के जयदीप बिहाणी और करुणा अशोक चांडक के बीच में है। बीजेपी के साथ भी नेगेटिव पॉइंट यहाँ पर यह है कि जयदीप बिहाणी लगातार क्षेत्र में सक्रिय नहीं रहे हैं, जबकि करुणा अशोक चांडक लगातार क्षेत्र में सक्रिय रही है, जिसका उन्हें फायदा मिलता दिख रहा है। लेकिन मुकाबला बहुत नजदीकी है, यह नहीं कहा जा सकता कि कोई एक प्रत्याशी यहाँ पर बढ़त में है। सादुल शहर में कांग्रेस के जगदीश जांगीड़ एमएलए मुकाबले में ही नहीं बताए जा रहे हैं। अब की बार माना जा रहा है कि बीजेपी के गुरवीर बराड़, पिछली बार इन्हीं दोनों के बीच में मुकाबला था, लेकिन कांग्रेस के जो बागी हैं ओम बिश्नोई, उन्होंने ऐसी चुनौती खड़ी कर दी है कि कांग्रेस मुकाबले से बाहर नजर आ रही है और जो मुकाबला है वो बीजेपी और कांग्रेस के बागी ओम बिश्नोई के बीच में आ रहा है। लेकिन इस सीट पर क्या होगा यह भी कहा नहीं जा सकता है। ओम बिश्नोई के साथ एक प्लस पॉइंट यह है कि जाट लॉबी जो है, जाट वोटर जो है, कहीं ना कहीं उनके साथ में है, जिसके कारण वो मुकाबले में बने हुए हैं। सूरतगढ़ सीट की बात करते हैं। सूरतगढ़ में बीजेपी के राम प्रताप कासनिया एमएलए हैं, वो मैदान में है और मुकाबला कांग्रेस के डूंगरराम गेदर से है। डूंगरराम गेदर की छवि अच्छी है, साफ सुथरी छवि है, पहले बीएसपी में सक्रिय रहे हैं और इसका फायदा उन्हें कहीं ना कहीं मिलता हुआ दिख रहा है डूंगरराम गेदर को। बीजेपी के बागी राजेंद्र भादु और पृथ्वीराज मील, इन दोनों से भी बीजेपी की मुश्किलें बढ़ी हुई है। 3 जाट उम्मीदवार हैं, उसके मुकाबले डूंगरराम गेदर कुमार समुदाय से आते हैं
और कहीं ना कहीं जाट वोटों का बिखराव भी हो रहा है, जो बीजेपी के लिए मुश्किल बना हुआ है। रायसिंह नगर सीट एससी की सुरक्षित सीट है। यहाँ से बीजेपी के बलवीर लूथरा एमएलए हैं फिलहाल, लेकिन इस बार उनके साथ लोगों की नाराजगी बताई जा रही है। सामने कांग्रेस के सोहन नायक हैं और मुकाबला जो है, एक और प्रत्याशी है शिवपत राम मेघवाल, सीपीएम के, पहले भी लड़ चुके हैं ये। और जहां बताया जा रहा है कि कांग्रेस के सोहन नायक निष्क्रिय रहे हैं, क्षेत्र में लगातार सक्रिय नहीं रहे हैं, तो वो मुकाबले में ही नहीं है। मुकाबला बलबीर लूथरा और शौकत राम मेघवाल के बीच में है। मगर क्या होगा, यहाँ भी कहा नहीं जा सकता है कि किसको बढ़त आज की स्थिति में है। आखिरी सीट है अनूपगढ़ की, ये भी सुरक्षित सीट है। यहाँ से संतोष बावरी जो बीजेपी के एमएलए हैं वो मैदान में हैं, और कांग्रेस से शिमला नायक हैं, पिछली बार जबिंदरा पार्टी से चुनाव लड़ी थी। और एक और प्रत्याशी जो मैदान में है यहाँ पर, शिमला बावरी हैं, बीजेपी की बागी हैं, पहले एमएलए भी रह चुकी हैं, और माना जा रहा है कि 15 से 20 हजार वोट ये ले जाएंगी। और ये नुकसान जो होगा वो संतोष बावरी को होगा, बीजेपी को होगा, क्योंकि बीजेपी की बागी हैं और उसी समुदाय से हैं जिससे संतोष बावरी हैं। तो कहीं ना कहीं ये बीजेपी को नुकसान पहुंचेंगे और इसका फायदा कांग्रेस को मिलता हुआ दिख रहा है। अब बात करते हैं हनुमानगढ़ जिले की। हनुमानगढ़ जिले में 5 सीटें हैं और यहाँ पर भी दलित और सिख आबादी बड़ी संख्या के अंदर है। तो पहले सीट लेते हैं हनुमानगढ़। हनुमानगढ़ में कांग्रेस से विनोद कुमार मैदान में है। 1990 से लगातार कांग्रेस का टिकट इन्हीं को मिल रहा है, और सामने है बीजेपी के अमित चौधरी हैं। तो ये दोनों दो परिवारों में ही सिमटी है, बीजेपी और कांग्रेस, और उन्हीं के प्रत्याशी फिर से मैदान में है। लेकिन इस बार एक तीसरे प्रत्याशी ने चुनाव को रोचक बना दिया है। वो है गणेश राजबंसल, जो वैश्य समुदाय से आते हैं, कांग्रेस के बागी हैं और नगर परिषद के सभापति भी हैं। बीजेपी से टिकट मांग रहे थे ये, और बीजेपी को ही नुकसान पहुंचाते नजर आ रहे हैं। बीजेपी का ऐसा मानना और कांग्रेस का मानना है कि कांग्रेस को नुकसान पहुंचाते नजर आ रहे हैं, लेकिन इन्होंने मुकाबले को दिलचस्प बना दिया है। यहाँ पर भी पूरी तरह से नहीं कहा जा सकता है कि कौन सा प्रत्याशी यहाँ पर लीड में है। संगरिया सीट पर गुरदीप सिंह शाहपिंडी जो बीजेपी के एमएलए हैं वो फिर से मैदान में है। उनका मुकाबला कांग्रेस के अभी पुनिया से है, जो एनएसयूआई के अध्यक्ष भी रहे, यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष का चुनाव भी उन्होंने जीता था, पायलट के समर्थक हैं। मगर यहाँ पर भी 2 प्रत्याशी जो बागी हैं वो मैदान में है। बीजेपी की गुलाब सिंवर हैं, बीजेपी के लिए परेशानी बने हुए हैं, बीजेपी के बागी हैं, और बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती है। एक और परम नवदीप हैं, जो पहले कांग्रेस के टिकट पर चुनाव जीत चुकी हैं और इस बार एएसपी से फिर से मैदान में है। माना जा रहा है कि परम नवदीप सिखों के कुछ वोट काटेंगी, लेकिन जो मुकाबला बताया जा रहा है वो गुलाब सिंवर मुकाबले में पूरी तरह उनकी और कांग्रेस के बीच में ये मुकाबला माना जा रहा है। पीली बंगाल सुरक्षित सीट है। यहाँ पर बीजेपी के धर्मेंद्र मोची एमएलए हैं, ईमानदार व्यक्ति माने जाते हैं, व्यवहारिक हैं, लेकिन इनकी जाति के वोट यहाँ कम है, फिर भी वे जीते थे पिछली बार। और मुकाबला उनका कांग्रेस के विनोद गोठवाल से है, जो लगातार 2 बार हारे हैं। पिछली बार 2013 में शायद 10,000 से कुछ ज्यादा वोटों से हारे थे, और पिछली बार मात्र 278 वोटों से हारे थे। इनकी भी छवि अच्छी है, इनके साथ सहानुभूति भी है। बताई जा रही है कि लगातार 2 बार हारे हैं। द्रौपदी मेघवाल का टिकट बीजेपी ने काटा था, तो कहीं ना कहीं माना जा रहा है कि वो बीजेपी के को नुकसान पहुंचा सकती है। वैसे मोदी की सभा से यहाँ फर्क पड़ सकता है। कांग्रेस की यहाँ पर अभी तक कोई बड़ी सभा नहीं हुई है, लेकिन कड़ी टक्कर मानी जा रही है। टक्कर में कुछ भी हो सकता है, यह भी नहीं कहा जा सकता है। नौहर सीट की बात करते हैं। नौहर में कांग्रेस के अमित चाचा एमएलए हैं, वो फिर से मैदान में हैं, और मुकाबला उनका भाजपा के अभिषेक मटोरिया से है। अभिषेक मटोरिया चौथी बार लड़ रहे हैं। इस बार उनकी स्थिति कुछ बेहतर बताई जा रही है, क्योंकि अमित चाचान के साथ कांग्रेस में गुटबाजी भी है, भितराघात की आशंका भी है, और मुस्लिम समुदाय भी कुछ उनसे नाराज बताया जा रहा है। वैसे राहुल गांधी की सभा के बाद में कांग्रेस को उम्मीद है कि कुछ फर्क पड़ेगा। दोनों ही कैंडिडेट ईमानदार हैं और व्यवहारिक हैं। जाट बहुल ये सीट है, जहाँ पर अमित चाचा वैश्य हैं और बीजेपी के अभिषेक मटोरिया जाट समुदाय से आते हैं।
फिलहाल यहाँ पर कांटे की टक्कर ही मानी जा रही है। अब भादरा सीट है, आखिरी सीट। सीपीएम के बलवान पुनिया पिछली बार चुनाव जीते थे और इस बार फिर से मैदान में है। उनका मुकाबला बीजेपी के संजीव बेनीवाल से है। वैसे कांग्रेस ने भी यहाँ प्रत्याशी खड़ा किया है, अजीत बेनीवाल को। अजीत बेनीवाल संजीव बेनीवाल के जो बीजेपी के प्रत्याशी उनके भतीजे हैं, उन्हीं के कास्ट से आते हैं और ये माना जा रहा है कि वो सिर्फ मुकाबले में तो नहीं है अजीत बेनीवाल या कांग्रेस, सिर्फ बीजेपी को कुछ नुकसान पहुंचा सकते हैं। बीजेपी के प्रत्याशी संजीव बेनीवाल के वोट काट सकते हैं जाति के आधार पर, परिवार के आधार पर। तो मुकाबला यहाँ पर बलवान पुनिया और संजीव बेनीवाल के बीच में है। ये माना जा रहा था कि बलवान पुनिया ने जिस तरह से गहलोत सरकार को समर्थन दिया था, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ वो मंच भी शेयर करते रहे हैं, तो माना जा रहा है कि कांग्रेस ने जानबूझकर इस तरह का कैंडिडेट दिया है जो बलवान पुनिया की राह आसान कर सके। तो इस सीट पर भी कड़ी टक्कर है। कांग्रेस तीसरे नंबर पर है, लेकिन पहले नंबर पर कौन होगा ये अभी नहीं कहा जा सकता। तो ये बीकानेर संभाग की सीटों का हाल था। एक एक सीट का हमने आपको एनालिसिस बताया। अगले वीडियो के अंदर किसी और संभाग की बात करेंगे। बस आपसे यही निवेदन है, 4 PM राजस्थान को ज़्यादा सब्सक्राइब करें और इस वीडियो के लिंक को शेयर जरूर करें। नमस्कार।